आइए बच्चों, क्लास 10th का एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, उस चैप्टर पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे और समझने के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। एक एक टॉपिक को प्रॉपर डेप्थ में नोट्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा इस पूरी पर्टिकुलर वीडियो में। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज वीडियो काफी अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है और अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की क्या होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो नाम से ही पता चल रहा है लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होने वाली है वो होने वाली है 1 और साथ ही साथ इस पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल होंगे, अपने दो वेरिएबल्स होंगे। तो उसमें से एक होगा x तो दूसरा होगा y, एक होगा m तो दूसरा होगा n, एक होगा p तो दूसरा होगा q। तो इस तरीके से यहां पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फॉर्मेशन होता है और उसमें जनरली वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग x लेते हैं और y लेते हैं। ठीक है, और जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर ए बी और सी इस बात का ध्यान देना कि ये रियल नंबर है और ये कांस्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ये जो ए बी और सी होगा ये क्या होगा, ये रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक बात और ध्यान देनी है कि ए और बी कभी भी 0 नहीं हो सकते। इसी चीज को सीबीएसई वाले घुमा करके पूछ सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कब नहीं होगा। ऑप्शंस आर ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 और फिर और बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा या तो ए 0 हो जाए या तो बी 0 हो जाए और या तो दोनों 0 हो जाए। ऐसी सिचुएशन में ये जो हमारी इक्वेशन है यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन लीनियर वेरिएबल की नहीं होगी। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होगी। कब नहीं होगी, जब या तो ए 0 हो जाए या तो बी 0 हो जाए और या तो फिर दोनों 0 हो जाए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। यहां पर x और y क्या कहलाते हैं, वेरिएबल, और a और b क्या, a b और c क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट या रियल नंबर होने चाहिए और a और b कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर रियल नंबर में अपना 0 भी तो आता है, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में ये टर्म्स भी 0 हो जाएंगे और बचेगा केवल और केवल क्या, c, और केवल c होने के कारण यहां पर अब इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं बोला जाएगा। तो तीन चार बातें आपको ध्यान देनी है कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, पहली बात। दूसरी बात, ए बी और सी कांस्टेंट या रियल नंबर होंगे। तीसरी बात, ए या बी कभी भी 0 नहीं होगा। चौथी बात, यहां पर एक्स और वाई जो होंगे वो किसका काम करेंगे बेटा, वेरिएबल का काम करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब अगला टॉपिक है फॉर अ गिवन पेयर्स ऑफ लाइंस इन टू वेरिएबल्स। यहां पर अगर दो पेयर्स ऑफ लाइंस दे दिए जाएं, फॉर एग्जांपल मान करके चलते हैं कि यहां पर हमें दो लाइनें दी गई, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, तो ये लाइन हो गई L1 और ये लाइन हो गई L2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो इसका फॉर्मेट अगर बनाया जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और इसका फॉर्मेट बनाया जाए a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास इस तरीके से दो फॉर्मेट की इक्वेशन बना दी जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर दो तीन बातें आपको ध्यान देनी है कि अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, हमें दो इक्वेशंस दे दी जाए कुछ ऐसी, ठीक है, दो इक्वेशंस दे दी जाए, ठीक है, विच हैज नो सॉल्यूशन। अगर इनके पास सॉल्यूशन नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें दो इक्वेशन दे दी जाए और उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन ना हो तो ऐसी सिचुएशन में इन पेयर्स ऑफ लाइंस को बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ लाइंस। तो उसमें पूछा जाता है कि गिवन पेयर्स ऑफ लाइंस जो हैं अगर उनके पास सॉल्यूशन नहीं है तो उनको क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट लाइंस बोला जाएगा या इनकंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ लाइंस बोला जाएगा। सो ध्यान से सुनिएगा, अगर पेयर ऑफ लाइन के लिए दो लाइनें दे दी जाएं और उनके पास सॉल्यूशन नहीं है तो उन दोनों उस एक पेयर ऑफ लाइन यानी दोनों लाइंस जो होंगी उन्हें बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट लाइंस। कैसा बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट लाइंस या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आगे देखिएगा,
अगर वहीं उनके पास अगर दो वेरिएबल में दो इक्वेशन दी जाए या अ पेयर ऑफ इक्वेशन दे दी जाए और उनके पास सॉल्यूशन है, उनके पास सॉल्यूशन है, हैज अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कितना, एक, सॉल्यूशन कितना है, एक, ऐसी सिचुएशन में इन्हें बोला जाएगा कंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ लाइंस। मतलब अगर दो इक्वेशन दे दी जाए, दोनों के पास सॉल्यूशन नहीं होगा तो उन्हें बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ लाइंस, और अगर उनके पास सॉल्यूशन है तो उन्हें बोला जाएगा कंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ लाइंस। ठीक है। तीसरी बात, अगर उनके पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो उन्हें बोला जाएगा कंसिस्टेंट लाइंस या डिपेंडेंट लाइंस। याद रखिएगा, उन्हें बोला जाएगा कंसिस्टेंट लाइंस और डिपेंडेंट लाइंस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो पेयर्स ऑफ इक्वेशंस दे दी जाए, ठीक है, एक मिनट इसको देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से दो पेयर्स ऑफ इक्वेशंस दे दी गई हैं, ठीक है, अगर इनके पास उसी चीज को जो वहां एक्सप्लेन किया गया, इनके पास या तो नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या तो वन सॉल्यूशन होगा, और या तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो दो पेयर्स ऑफ लाइंस के लिए यही तीन चीजें बनती हैं कि या तो इनके पास सॉल्यूशन नहीं होता है, या तो इनके पास एक सॉल्यूशन होता है, और या तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो अगर नो सॉल्यूशन है तो बोला जाएगा ये जो नो लाइनें हैं ये इनकंसिस्टेंट है, और अगर एक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, और साथ ही साथ डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। नो सॉल्यूशन कब होगा? अब ध्यान से देखो कि दो लाइनें दे दी जाएं और दोनों लाइनों का सॉल्यूशन ना हो, दो लाइनें दी जाएं और दोनों लाइनों का सॉल्यूशन ना हो, तो ये तब पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल। ठीक है। एक सॉल्यूशन हो तो कहने का मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेंगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो इसका मतलब पहली लाइन दूसरे लाइन को क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, यानी एक दूसरे के परस्पर होगी। तो सॉल्यूशन का मतलब यहां पर ये होता है कि वहां वो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं। तो अगर एक प्लेन पे, प्लेन का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, प्लेन का मतलब हो गया 2D यानी टू डायमेंशन, जिसकी लेंथ हो ब्रेथ हो, या ब्रेथ हो हाइट हो, या तो हाइट हो लेंथ हो। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे जो आपका पेपर है ना बेटा, पेपर, वो आपका 2D का एग्जांपल है या प्लेन का एग्जांपल है। उस प्लेन पर, कागज पर आप दो लाइनें बनाओ, तो उन दो लाइनों को लेकर के आपस में कैसा रिश्ता होगा, दोनों लाइनों के बीच में आपस में कैसा रिलेशन होगा, इसकी तीन तरीके की संभावनाएं होंगी। वो तीन संभावनाएं क्या होंगी? वो दोनों लाइनें या तो पैरेलल हो सकती हैं, या तो कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटे, और ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को हर पॉइंट पर काटे। तो जब पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जब एक पॉइंट पर कट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी वन सॉल्यूशन होगा, और अगर एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे यानी एक के ऊपर एक हो जाएंगी, तो ऐसी सिचुएशन में बोला जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ऐसी सिचुएशन में लाइन को बोला जाएगा कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट पेयर्स। अगर एक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, और अगर इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन होगा तो लाइंस को बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है। अब आप कैसे पहचानोगे? क्या हर लाइन का ग्राफ बनाते हुए चलोगे क्या, कि हर लाइन का ग्राफ बनाया जाए, हर लाइन का ग्राफ बनाया जाए, कि कैसे उसको पहचाना जाए कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कि क्या है, कि कैसा है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक मिनट, ये स्लाइड पूरी आ नहीं पाई है, चलिए कोई इशू नहीं। ठीक है। सो ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो इसको हम आपको अपनी तरफ से ही बता देते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखना। तो अगर जैसे मान करके चलो दो लाइनें दी गई, पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। और दूसरी लाइन है L2, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो हमें दो लाइनें दी गई हैं। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना कि अब हमें दो लाइनें दी गई हैं। अगर आपने कंपेयर किया किसको, a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के बराबर, और आपको पता चला कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। अब देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उन लाइन को क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट। अच्छा, अभी बताया था कंसिस्टेंट होगा तो उनके पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन ऐसी सिचुएशन में होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। और ये लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब जब लाइन L1 और L2 बनाई जाएगी तो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, और वही एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही उसके सॉल्यूशन का काम करते हैं। ठीक है। अब यहां पर अगर इसी लाइन के लिए आपने निकाला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है इन दोनों लाइन के इक्वेशन को लेकर के, तो लाइन तब भी कंसिस्टेंट होगी। ठीक है। तो कंसिस्टेंट होने का मतलब सॉल्यूशन होगा, इसलिए बोला गया है सॉल्यूशन। लेकिन
अगर ऐसी परिस्थिति में सॉल्यूशन आ रहा है कब, जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर है, तब इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। और ऐसी सिचुएशन में लाइंस कोइंसाइड करेंगी, मतलब ये लाइन हो जाएगी L1 और यही लाइन हो जाएगी आपकी L2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वहीं अगर ऐसी परिस्थिति बने a1 अपॉन a2 जो है वो हमारा b1 अपॉन b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 कहां से निकाले जा रहे हैं? इन लाइन के कोफिशिएंट c तो है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी तो इन्हें क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट। क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होने के कारण नो सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? नो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन नहीं है तो कैसा होगा? जीरो सॉल्यूशन। कैसा होगा? जीरो सॉल्यूशन। और लाइंस के बीच में कैसा रिलेशन होगा? लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी होंगी बेटा? पैरेलल होंगी, जो कि आपको ऑलरेडी बताया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट और फंडे पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस भी करने जा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी तक वीडियो में लगातार अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप नए सेशन से जुड़े हुए हैं और अगर आप नए सेशन पर बेस्ड इसी तरीके से हर टॉपिक पर, खासतौर पे मैथ्स और साइंस से जुड़े हुए हर टॉपिक पर इसी तरीके का रेगुलर वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस सेशन से जुड़ा हुआ जो भी सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो सारा आपको चैनल पर मिलता रहे। ठीक है, अगर आपके संपर्क में 9th क्लास का कोई बच्चा हो जिसको मैथ साइंस पढ़नी हो, या अगर आपको लग रहा हो कि सही पढ़ा रहे हैं और उसको 9th क्लास का वीडियो जो है आपके संपर्क में कोई बच्चा हो, तो उसका लिंक भी जरूर उस बच्चे को 9th क्लास की वीडियोस का लिंक, नहीं तो चैनल का लिंक जरूर भेज दीजिएगा, उसकी भी मदद होगी। और आप में से संपर्क में अगर कोई भाई बहन अगर आपका क्लास 11th या 12th का हो, तो हमारा एक दूसरा चैनल है 11th 12th मैथ्स वाला, 3D क्लासेस करके ही 11th 12th, तो वो उसका जो लिंक है वो चैनल के इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहां से उसको उसके चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, उन बच्चों की मदद हो जाएगी। ठीक है, और कोशिश करिए स्टार्टिंग से ही डेप्थ और डिटेल में हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ते चलिए, समझते चलिए, बिकॉज जिस हिसाब से बोर्ड वाले पेपर बना रहे हैं, आप आखिरी के 3 महीने केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के पेपर देने जाने वाले हैं, या आप केवल PYQs लगा करके पेपर देने जाने वाले हैं, तो मैं लिख के दे दे रहा हूं, आप केवल पास हो पाएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे। सो इट वुड बी बेटर कि स्टार्टिंग से हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, डिटेल में समझिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जितने ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते। ठीक है, आइए समझते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया गया, शो दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, सो दैट द फॉलोइंग ईच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्व इट कट कर देंगे, बिकॉज जो सॉल्यूशन सॉल्व इट करने का मेथड है वो आगे चल करके बताया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों में 2 इक्वेशंस दी गई, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहली लाइन है, ये जो ये इतना पार्ट होता है ना, ये बेटा पहली लाइन का होता है, तो ये हो गया हमारा L1। क्या हो गया? ध्यान से देखना, 3x plus 5y is equals to 12, प्लस का 12 इधर ले आओ, so 3x plus 5y minus 12 is equals to 0. So this is the first part. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एंड ये जो पार्ट है ना, ये आपका सेकंड लाइन है L2। क्या है भाई? 5x plus 3y is equals to 4। ये अभी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे पता स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं? कांस्टेंट उधर है ना, कांस्टेंट जब आप इधर ले आएंगे तब जाकर के ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। सो इट वुड बी 5x plus 3y minus का 4 is equals to 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर A1 B1 C1 निकाला जाएगा, A2 B2 C2 निकाला जाएगा। अब A1 B1 C1 क्या होंगे? बताया था A B C, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो, बिकॉज ये जो सेकंड पार्ट है ये आप लोग करेंगे। पढ़ने का सही टेक्निक यही होगा कि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड तुरंत आपसे लगवाया भी जाए, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से आया कि नहीं आया। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट को A1 बोलेंगे जो कि है 3, y के कोफिशिएंट को B1 बोलेंगे जो कि कितना है 5, और जो बच गया यानी कांस्टेंट टर्म वो कि c हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ पर A2 यानी दूसरा A2 कितना हो जाएगा? 5, B2 कितना हो जाएगा? B2 आपका हो जाएगा 3, और जो C2 है वो हो जाएगा आपका माइनस का 4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर हमने A1 B1 C1 निकाल लिया, A2 B2 C2 निकाल लिया। ठीक, अब क्या करना है? आपको A1 अपॉन A2 निकालना। A1 कितना है? 3, A2 कितना है? 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ ही साथ B1 अपॉन B2 निकाल लेना आप लोग। तो B1 कितना है अपना? 5, और B2 कितना है आपका? B2 आप साफ साफ देख रहे हैं 3 है। तो ये हो गया
ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करिए। यहां पर आ रहा 3/5, यहां आ रहा 5/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बेटा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या, A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 3/5 और ये 5/3 है, दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 एंड L2 हैज यूनिक सॉल्यूशन। L1 और L2 के पास कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, आंसर बताइए। ठीक है, आंसर बताइएगा कि A1 अपॉन A2 कितना आ रहा, B1 अपॉन B2 कितना आ रहा है। बेसिकली देखो, आप लोग साथ साथ सॉल्व भी करो, क्योंकि आप वीडियो देख ही रहे हो, टाइम स्पेंड कर ही रहे हो, नेट बर्बाद कर ही रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्यों ना मोबाइल को सामने रखा जाए और रजिस्टर निकाल करके ये जो सेकंड क्वेश्चन है तुरंत लगाया जाए, ताकि क्लैरिटी होती चली जाए। देखो, देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप साथ साथ लगाते चलोगे ना, तो जो उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए साथ ही साथ क्वेश्चंस को लगाते रहिए, और इसीलिए कोशिश भी करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट लगाएं उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन बच्चों को दे, ताकि बच्चे भी तुरंत लगा करके उस चीज को और अच्छे से डेप्थ में डिटेल में समझ सके। ठीक है, नाउ यहां पर देखिएगा, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, यहां पर हमें के की वैल्यू निकालनी है। सेम वही क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन है, ठीक है, ये दो लाइनें हैं, ध्यान से सुनना। तो L1 कितना है, L1 ये वाला पार्ट होगा, ध्यान से देखेंगे, 2x + 3y माइनस का 5 = 0। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होगा यानी L2 क्या होगा, L2 होगा k ऑफ x। ध्यान से देखेंगे, क्या, k ऑफ x माइनस 6 ऑफ y माइनस का 8 = 0। ये पार्ट आया कि नहीं आया, तो हमारे पास आ गया बेटा L1 और L2। ठीक है, अब L1 L2 आ गया, कह रहा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, इन दोनों लाइनों के पास यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ऐसी सिचुएशन में k की वैल्यू बतानी है, यानी फाइंड k करना है। तो ध्यान से देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। सो अच्छा टेक्निक है पढ़ाने का कि नहीं, कि भाई तुरंत पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ लगवाया जा रहा है। केवल देखोगे देन आफ्टर आप उस चीज को, भाई सिंपल सी बात है, देखने और करने में अंतर होता है। तो अभी आप देख रहे हो, लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब यहां पर फिर से वही करना, कुछ नहीं, x के कोफिशिएंट को क्या मानेंगे, a1 जो कि हो जाएगा 2, y के कोफिशिएंट को क्या मानेंगे, b1 जो कि हो जाएगा 3, और कांस्टेंट टर्म को मानेंगे c1। कांस्टेंट टर्म को क्या मानेंगे, c1 जो कि हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब a2 कितना है, के b2 कितना है, माइनस का 6, और c2 कितना है, माइनस का 8। साफ साफ दिख रहा है, और पहले से ही ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, यानी ax + by + c के फॉर्मेट में थी, तो इसलिए यहां पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब a1 b1 c1 निकाल लिया, a2 b2 c2 निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना, a1 अपॉन a2 निकालो। a1 कितना है, ध्यान से देखो, a1 है आपका 2, अपॉन में a2 कितना है, k, तो a2 हो जाएगा k। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब इसी के साथ ही साथ अब आप निकालो b1 अपॉन b2। तो b1 कितना है, ध्यान से देखो, b1 है अपना 3, ठीक है, अपॉन में b2 कितना है, माइनस का 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर हल्के से स्टेप्स चेंज किए गए, उसको ध्यान से देखना है बस आपको। ठीक है, बोले अब क्या करना है, a1 a2 आ गया, b1 b2 आ गया, लिखो एज, जैसा कि L1 एंड L2 हैज यूनिक सॉल्यूशन। L1 और L2 के पास कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा A1 अपॉन A2 है वो B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है। अब A1 अपॉन A2 कितना है, 2 अपॉन K इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, जो कि क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 6। माइनस का है तो माइनस ऊपर लगा दिया, कोई इशू तो नहीं है ना, इस माइनस को ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर काटो जरा इसको, 3 दूनाई 6, तो 2 अपॉन K बराबर नॉट इक्वल टू -1। यहां पर 3 1 जा 3, 1/2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 जा 4, लेकिन कैसा, माइनस का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 2 2 जा 4, लेकिन कैसा, 4 नॉट इक्वल टू K 1 जा K, माइनस का K। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। माइनस से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराएंगे, K नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा, K नॉट इक्वल टू -4, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का K प्लस का हो गया, और प्लस का 4 माइनस का 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, K नहीं होना चाहिए -4। तो इसका मतलब केवल इतनी नहीं छोड़ के आ जाना है, यहां से ये पता चल रहा है K -4 नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, उसने तो K की वैल्यू पूछी है, और यहां पर निकला है क्या नहीं होना चाहिए, K क्या नहीं होना चाहिए, और पूछा क्या गया, K क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ K। वैल्यू ऑफ K का मतलब क्या हुआ, K क्या होना चाहिए, और यहां आया K क्या नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, दूसरी बात,
अब ये जो k है ये कांस्टेंट है, और याद करो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये जो यहां पर हमारे a b और c होने चाहिए, a b c कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, a b c रियल नंबर होने चाहिए और उसमें से a और b जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये c किसका k किसका काम कर रहा है, k किसका काम कर रहा है, k किसका काम कर रहा है, माइनस का, एक मिनट रुकते हैं, यहां पर k किसका काम कर रहा है, माइनस का 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, k may be any real number, k may be any real number except माइनस का 4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आई होप, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं होनी, -4 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर यहां पर k की वैल्यू हो सकती है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया गया है, सॉरी दिया गया है, आप इसको सॉल्व करिएगा। एक बार इरेज कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और यहां पर k की वैल्यू करनी है, सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है भाई, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, कोई भी दो लाइनों के बीच में सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और को काटेंगे नहीं तो कुछ याद आया, काटेंगे नहीं। ठीक है, तो यहां पर L1 और L2 कब एक दूसरे को नहीं काटेंगे, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आइए लिखते हैं, यहां पर क्वेश्चन दिया गया L1 है आपका 6x + 5y = 11। यहां से आ जाएगा 6x + 5y - का 11 = 0। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 दी गई है L2, जो कि क्या है 9x + 15/2y = 21। तो कांस्टेंट हम उधर ले आएंगे, तो ये बनेगा 9x + 15/2y प्लस का 21 इधर आया, माइनस का 21 = 0। और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ये पार्ट आया कि नहीं है। तो अब यहां पर दो इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, अब दो इक्वेशन निकालने के साथ साथ हम लोग साथ ही साथ क्या निकालेंगे, a1 b1 a2 b2 c2। ठीक है, तो यहां पर a1 कितना आ जाएगा 6। a1 का मतलब क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है 6। b1 कितना हो गया, b1 हो गया 5, और c1 कितना हो गया, c1 हो जाएगा माइनस का 11। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका a2 जो कि हो जाएगा 9, ये वाला पार्ट हो जाएगा b2 जो कि हो जाएगा 15/2, और ये वाला पार्ट हो जाएगा c2 जो कि हो जाएगा माइनस का 21। ठीक है, यहां से a1 b1 c1 निकाला, a2 b2 c2 निकाला। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है। अब इसके बाद यहां पर निकालना है आपको a1/a2। तो a1/a2 निकालो भाई, कितना आएगा ध्यान से देखेंगे। a1 कितना है 6, लिख दिया भाई, अपॉन में a2 कितना है 9। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद b1/b2 निकालेंगे, तो b1 कितना है आपका, देखिए b1 है 5। ठीक है भाई, 5 लिख दिया, अपॉन में b2 कितना है 15/2, तो 15/2 ऊपर चला गया, 5 तिहाई 15, तो ये हो गया 2/3, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद निकालेंगे c1/c2। तो c1 कितना है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे, c1 कितना है, c1 है आपका माइनस का 11, अपॉन में c2 कितना है माइनस का 21, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 11/21, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, थर्ड। तो अब क्या करना है, आपको तीनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है। आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है। तो आपको साथ साथ दिख रहा होगा कि a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्या बेटा, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बोले क्या, a1/a2 = b1/b2 is not equals to c1/c2। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो जब हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 आ गया, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 एंड L2 आर पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ L1 एंड L2 हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये क्वेश्चन अच्छा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में एक सॉल्यूशन होना चाहिए और एक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे अपन लोग कि सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख लिया करो। तो पहली इक्वेशन दी गई है kx + 2y = 5, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, kx + 2y - 5 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगली इक्वेशन क्या दी गई है, 3x - 4y = 10। तो प्लस का 10 इधर ले आओ, सो 3x - 4y - का 10 = 0, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये पार्ट आया कि नहीं है।
तो हमने दोनों इक्वेशन लिख ली और दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप a1 b1 c1 निकालो, a2 b2 c2 निकालो। तो x का कोफिशिएंट a1 जो कि क्या है k, b1 कितना है, y का कोफिशिएंट जो कि क्या है 2 और c1 कितना है माइनस का 5, फिर a2 कितना है 3, b2 कितना है माइनस का 4, b2 कितना है बेटा माइनस का 4, और ये जो बच गया वो जाएगा c2 जो कि हो जाएगा माइनस का 10। ये पार्ट आया कि नहीं है, c2 हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया बेटा a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो पहला पार्ट करेंगे बोले क्या, अ यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकाल लो। अच्छा, a1 अपॉन a2 ये भी मत करो, हटाओ, फर्स्ट पार्ट भी अभी मत करो, ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी मत करो। सबसे पहले लिखो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है ये बताओ। a1 कितना है k, ठीक है भाई, अपॉन में a2 कितना है 3, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, ठीक है। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 कितना है बेटा, b1 है हमारा 2, ठीक है, लिख दिया भाई 2, अपॉन में b2 कितना है माइनस का 4, सॉल्व करेंगे -1/2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद c1 अपॉन c2, क्या बेटा c1 अपॉन c2, तो c1 कितना है अपना माइनस का 5, और अपॉन में c2 कितना है माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल 1/2, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, थर्ड। ये पार्ट आया कि नहीं आया। अब इसके बाद पहला पार्ट करेंगे, बोले क्या, पहला पार्ट कह रहा है अ यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। याद है, केस याद है ना। तो यही चीज आपको स्टार्टिंग में बताई गई थी, वही ध्यान रखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो a1 अपॉन a2 कितना है बताइए, k/3 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 कितना आया, यहां पर आप देख रहे होंगे माइनस का 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, 3 उधर भेज दो, तो k नॉट इक्वल टू माइनस का 3/2, तो ये हो गया। तो वंस अगेन यूनिक वाले में फिर से वही आता है कि k -3/2 नहीं होना चाहिए, लेकिन पूछा क्या है k क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ k, इसका मतलब ये हुआ कि k में भी क्या बेटा, k में बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -3/2। k को कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है एक्सेप्ट -3/2 को छोड़ करके। क्लियर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नो सॉल्यूशन वाला केस कराते हैं, ठीक है, नो सॉल्यूशन वाला, ठीक है। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 अपॉन a2 जो होगा वो b1 अपॉन b2 के बराबर हो जाएगा। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ध्यान से देखेंगे, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होगा, a1 अपॉन a2 जो होगा वो b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 कितना है, k/3 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 कितना -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो k क्या हो जाएगा माइनस का 3/2। तो सिंपल सा आंसर आ गया कि k की वैल्यू अगर -3/2 रख दी जाए, यानी -3/2 रख दी जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इन पेयर्स ऑफ लाइंस के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन विल बी देयर फॉर टू गिवन पेयर्स ऑफ लाइंस, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अरे भाई कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। तो एक क्वेश्चन हम करेंगे और एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है ना। और जो बच्चे लगातार साथ में अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं, वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस लगाते हुए चल रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी हो रही है, और वो वीडियो का देखने के बाद, नेट खर्च करने के बाद, टाइम खर्च करने के बाद मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो उस काम को कर तो रहे ही हो ना, अल्टीमेटली काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो इट वुड बी बेटर कि उस काम को कर करके उसको उससे मैक्सिमम गेन किया जाए, प्रॉफिट गेन किया जाए, अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा समझा जाए, तो बेटर होगा कि साथ साथ जो दिए गए क्वेश्चन है उनको लगाते चलें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 2x + 3y = 7। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इधर ले आएंगे। सो 2x + 3y - का 7 = 0। सो a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया 3, और c1 कितना हो गया का 7। ये पार्ट आया कि नहीं। अब अगला देखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे, बोले कितना k - 1 of x + k + 2 of y = 3k, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा k - 1 of x + k + 2 of y - का 3k = 0। ये पार्ट आया कि नहीं है। अब यहाँ पर x के कोफिशिएंट को क्या मानेंगे, a2 जो कि हो जाएगा k - का 1, ठीक है। फिर b2 निकालेंगे जो कि हो जाएगा k + 2, और c2 निकालेंगे जो कि आ जाएगा -का 3k। उम्मीद करता हूं ये -का 3k समझ में आया होगा।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने क्या किया बेटा, A1 B1 C1 निकाल लिया, A2 B2 C2 निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पर दिया गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बोले क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो क्या करूं बताओ, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। याद आया केस? तो A1 अपॉन A2 ये तो पहले से निकाल के रखना चाहिए, नहीं निकाला, चलो और निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। आइए यहां से A1 अपॉन A2 निकालो, तो A1 है 2 और A2 कितना है, K माइनस का 1, ठीक है, ठीक है। फिर B1 अपॉन B2 निकालो, तो B1 कितना है 3 और अपॉन में K प्लस का 2। C1 अपॉन C2, तो C1 कितना है माइनस का 7 और C2 कितना माइनस का 3K, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/3K। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब यहाँ पर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, K की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन K माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन K प्लस का 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 7 और अपॉन में 3K, ठीक है, 7 अपॉन 3K। तो ये हो गया। अब यहां से हमें K की वैल्यू चाहिए, तो K कितने वेरिएबल है, K अपने आप में बेटा एक वेरिएबल है, तो जब एक वेरिएबल होता है एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब चाहे इसको इसके बराबर कर दो, चाहे इसको इसके बराबर, सो बेटर है कि हम इसको इसके बराबर भी कर दें, चाहे इसको इसके किसी से भी कर लो, तो हम इसको इसके बराबर कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ 3/K प्लस 2 बराबर 7/3K। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 जा टोटल कितना हो जाएगा 9K, और यहां हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई होने लगेगा K प्लस 2 से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 7 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किससे बेटा, K प्लस 2 से, ठीक है। अब आगे यहां पर 7 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 9K इज इक्वल टू 7K प्लस 7 दुनाई 14, प्लस का 2K इधर ले आएंगे, तो यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है 9K माइनस का 7K इज इक्वल टू 14। तो सॉल्व करेंगे तो 9K माइनस 7K 2K इज इक्वल टू 14, तो K की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 7, और ये हो जाएगा हमारा K का वैल्यू। बोले क्या, द आंसर इज 7। इसका ये जो सेकंड पार्ट है ये आप लोग सॉल्व करिएगा। वंस अगेन बार बार बता रहे हैं कि केवल देखो सिंपल सी बात यही है, जो मजा देखने में उससे कहीं ज्यादा मजा करने में। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन को जो आप देख रहे हो ना, इसका सॉल्यूशन जो आपने देखा है इसी के जैसा ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आप करो, देन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को देख करके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, वीडियो को देख करके ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, तो जो भी साइड में क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको करिए, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम्स ऑफ लाइन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां पर अब A और B दोनों की वैल्यू पूछ ली गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई बेटा, A और B दोनों की वैल्यू पूछी गई। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो यहां पर किसकी किसकी वैल्यू पूछी गई, A की भी वैल्यू पूछी गई और B की भी वैल्यू पूछी गई। तो ध्यान से देखना, यहां पर सबसे पहले पहली लाइन लिखेंगे L1, जो हो जाएगा A माइनस 1 ऑफ x प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा A माइनस का 1 ऑफ x प्लस 3y प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 बराबर में 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब L2 लिखेंगे जो कि क्या हो जाएगा 6x, क्या बेटा 6x प्लस 1 माइनस 2b ऑफ y इज इक्वल टू 6। तो प्लस का 6 इधर ले आओ, तो 6x प्लस 1 माइनस 2b ऑफ y प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का 6, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। ये पार्ट आया कि नहीं आया, ये पार्ट आया, ठीक है। अब यहां पर गड़बड़ा गया मामला, ठीक है, ओके। तो यहां पर सबसे पहले ए, क्योंकि अब देखो यहां पर A ऑलरेडी यूज किया गया, तो अब जो हमारा A1 होगा वो कैपिटल हो जाएगा। A1 कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा A माइनस का 1, फिर y का कोफिशिएंट B1 हो जाएगा, ठीक है। तो B1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और जो कांस्टेंट बचा वो क्या हो जाएगा C1 जो कि हो जाएगा आपका माइनस का 2। ये पार्ट आया। अब A2 निकालेंगे, तो ये A2 हो जाएगा आपका x का कोफिशिएंट जो कि क्या हो जाएगा 6। B2 क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हो, ये हो जाएगा 6 A1, ठीक है। फिर B2 कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा 1 माइनस का 2b। क्लियर हो गया? अब इसके साथ C2 निकालो, क्या निकालो बेटा C2, तो C2 कितना है अपना C2, तो C2 है आपका माइनस का 6, कितना है माइनस का 6, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है A1 अपॉन A2 निकालो, A1 अपॉन A2, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा A माइनस 1/6, ठीक है। फिर इसके बाद B1 अपॉन B2 निकालो, तो डायरेक्ट चाहो तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तो डायरेक्ट वहीं रख दो, चाहे निकाल करके रख दो, तो हम निकाल करके रख रहे हैं, ठीक है। B1 कितना है 3 अपॉन B2 कितना है, ये देख रहे होंगे आप लोग B2 है जो कि है 1 माइनस का 2b।
फिर C1 अपॉन C2 निकालो तो C1 कितना है, माइनस का 2, माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, सॉल्व हो जाएगा 1/3 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब यहां पर ध्यान से देखना करना क्या है। अब L1 एंड L2 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऐसी सिचुएशन में A1 अपॉन A2 जो होगा वो B1 अपॉन B2 के बराबर हो जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा? C1 अपॉन C2 के। ठीक है, तो वो जो स्टार्टिंग में ही बताया था वो कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार होगा तभी आप पूरा प्रॉपर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो पुराने जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताएंगे उसको एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से लिख लेना। ठीक है, और 1 से 2 मार्क्स का इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब आइए यहां पर रखेंगे A1 अपॉन A2। तो A1 अपॉन A2 कितना आया? A माइनस 1/6 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 जो कि आ जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस का 2B इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 जो कि आ जाएगा 1/3। ये तीनों बराबर हो गए। अब जब हमें A चाहिए तो ध्यान से देखना, यहाँ के बाद सॉल्यूशन और कैलकुलेशन बड़ा आसान है। इसको इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर। तो जब इसको इसके बराबर करोगे तो A माइनस 1/6 बराबर 1/3 और इसको इसके बराबर करोगे तो 3 अपॉन 1 माइनस का 2B बराबर 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टी, अच्छा 6 उधर भेज दो तो A माइनस 1 बराबर 6/3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो A माइनस 1 बराबर 3 2 जा 6, माइनस का 1 उधर ले गए तो प्लस का 1 आ गया तो 2 प्लस का 1, तो A की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं है? अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 3 3 जा टोटल कितना हो जाएगा? 9 और 1 माइनस 2B 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस का 2B, माइनस का 2B इधर ले आओ तो प्लस का 2B और इधर इज इक्वल टू 1, प्लस का 9 उधर चला गया तो माइनस का 9, तो 1 माइनस 9 माइनस का 8 बराबर 2B, कैंसिल कर देंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। तो ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा हमारा B। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ A एंड B। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट नहीं दिया गया, नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कोशिश करिएगा वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई इश्यू नहीं है, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो। ठीक है, क्या कह रहा है? ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे सॉल्यूशन नहीं है? तो आप देखो यहां पर देखो, इजी है, अब तो ये आ गया होगा ना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, तो प्लस का 9 इधर ले आओ तो 8x प्लस 5y माइनस का 9 बराबर 0। ठीक है, kx प्लस 10y इज इक्वल्स टू 15, तो प्लस का 15 इधर ले आओ तो kx प्लस 10y माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहां पर आएगा A1 x का कोफिशिएंट जो होगा 8, B1 y का कोफिशिएंट होगा जो कि 5 और जो C1 y कांस्टेंट टर्म माइनस का 9। फिर A2 निकालेंगे x का कोफिशिएंट k, B2 निकालेंगे y का कोफिशिएंट 10 और ठीक है क्या हो जाएगा 10 और जो बच गया वो C2 हो जाएगा जो कि आ जाएगा माइनस का 15। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस का 15। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, अब यहां से निकालो बेटा A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 कितना है? 8, लिख दो मेरे भाई 8। ठीक है, अपॉन A2 कितना है? A2 है k, तो लिख दिया मेरे भाई k, और ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, B1 अपॉन B2 निकाल लो, तो B1 कितना है? साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई 5। ठीक है, अपॉन में B2 कितना है? साफ साफ दिख रहा है 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो B1 अपॉन B2 जो होगा वो आ जाएगा 1/2 और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल, काटेंगी नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा। और ऐसी सिचुएशन में केवल A1 अपॉन A2 जो होता है वो B1 अपॉन B2 के बराबर होता है। याद आया पुराना कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो अब यहां पर C1 अपॉन C2 की जरूरत नहीं है तो नहीं निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? एज गिवन दैट, क्या बेटा? एज गिवन दैट, क्या गिवन है भाई? L1 एंड L2 हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर होगा। A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? A1 अपॉन A2 मतलब 8/k बराबर B1 अपॉन B2 यानी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 दूने 16 बराबर k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 16। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं है? उम्मीद करता हूं आपको ये वाला प्रॉपर वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।